देखिए रेवोकेशन एक ही केस में हो सकता है, जब आपका कैंसिलेशन, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर होने से रोक सकते हैं। उसको क्या बोला गया, रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो सबसे पहला रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन में सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक बंदे का रजिस्ट्रेशन है, वो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो कैंसिल ना करने के लिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा। भैया मेरा एप्लीकेशन जो आप रजिस्टर कर रहे हो, जो कैंसिलेशन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, उसको रोक दीजिए। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन देंगे। तो बोला गया द पर्सन विल गिव द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन व्हाट, तो बोला गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21। किस में देगा भैया, 21 में क्या देगा, एप्लीकेशन देगा। किस लिए एप्लीकेशन देगा, टू रिवोक द कैंसिलेशन प्रोसेस। जो कैंसिलेशन प्रोसेस इनिशिएट किया गया है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21 में। क्लियर है बात। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, और ये कब केस में किस केस में देना है, ओनली उस केस में देना है जब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा हो, कैंसिल हो रहा हो बाय द प्रॉपर ऑफिसर। आप खुद कराओ तो क्या उसको रोक सकते हो क्या, या तो कराओ नहीं। जब आप इनिशिएट खुद कर रहे हो तो आप कहोगे नहीं नहीं मैं, मेरा पहले कैंसिलेशन का मूड था, मेरा कैंसिलेशन का मूड नहीं, ऐसा नहीं। क्या हो सकता है, जब आप प्रॉपर ऑफिसर आपका क्या कर रहा हो, इनिशिएट कर रहा हो प्रोसेस, तभी आप क्या कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। क्लियर है बात। एप्लीकेशन किस में देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 21 में देना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या बोला गया, सेकेंड स्टेप बोलता है इट मस्ट सबमिट, क्या सबमिट करना, तो बोला इट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम वेयर, बोला फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। हमने अभी लास्ट पढ़ा था ना, लास्ट में अभी लास्ट पढ़ा हमने कि जब कैंसिलेशन ऑर्डर कितने दिन में पास होता है, 30 दिन में ऑर्डर पास हो गया, वो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। अगर आपने 31st डे किया तो आपका कैंसिलेशन रिवोक नहीं होगा। जिस दिन ऑर्डर पास हुआ वहां से 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया जो ऑर्डर पास हुआ उसको क्या कर दीजिए, रोक दीजिए, मेरा कैंसिलेशन मत करो। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो थर्ड स्टेप में क्या बोला गया, प्रॉपर ऑफिसर क्या होगा, अगर सेटिस्फाई हो गया विद द एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन दिया और इंफॉर्मेशन दी उससे क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो गया तो आपका कैंसिलेशन रिवोक कर देगा। मतलब आपका कैंसिलेशन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल नहीं करेगा, कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा। अगर आपके ने जो एप्लीकेशन दिया था या इंफॉर्मेशन अटैच करी थी उसके साथ, वो उससे क्या हो, सेटिस्फाई नहीं होता है, मींस वो क्या है, अनसेटिस्फैक्टरी है, तो उस केस में कैंसिलेशन को रिवोक नहीं करेगा, वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया इतनी बात। अच्छा, अब रिजेक्ट करने से पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट नहीं कर सकता आपकी एप्लीकेशन को, स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट नहीं कर सकता। क्यों, तो बोला गया द प्रॉपर ऑफिसर बिफोर रिजेक्टिंग द जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ही मस्ट गिव द शो कॉज नोटिस। वो आपको नोटिस देगा, देखो ये कारण है जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपका जो आपने अप्लाई किया था जिसके लिए, वो हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, उसको रिवोक नहीं किया जा रहा। आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। जो हमने ऑर्डर पहले पास किया था वो फिर से पास कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो द प्रॉपर ऑफिसर, ये जो डिसीजन है ये कितने दिन के अंदर लेना है, तो बोला गया द प्रॉपर ऑफिसर विल टेक द डिसीजन विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर भैया, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को जो हमने शो कॉज नोटिस दिया वो क्लैरिफिकेशन देगा। जब क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, क्लैरिफिकेशन के 30 दिन के अंदर उसको क्या कर देना है, डिसीजन अपना पास कर देना है, वेदर टू रिवोक और नॉट टू रिवोक। क्लियर है बात। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ व्हाट, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, हमने जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था चैप्टर कि आप कब कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन लोग लायबल हैं, तो हमने एक चीज़ नहीं पढ़ाई थी आपको, जो थी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन कराने के, आप एक इंडिविजुअल हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, आप अगर एक कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो बोला गया डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए,
ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा बोला गया प्रूफ ऑफ बिजनेस, बताइए आप क्या है आपका। ठीक है, पहला पैन कार्ड हो गया ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरा हो गया प्रूफ ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ, ये ऑप्शनल है, एड्रेस प्रूफ भी आप बताएंगे अपने बिजनेस का। फोर्थ आप क्या बताओगे, बोला क्या बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है, तो बैंक करेंट अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। दूसरा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होगा, वो बिजनेस कहीं ना कहीं और रजिस्टर होगा ना। जैसे आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, जितने भी एमएसएमईज हैं वो एमएसएमई एक्ट में क्या होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए। वेदर यू आर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, आपको कहाँ रजिस्टर होना है, एमएसएमई एक्ट के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप क्या होगे, रजिस्टर होगे, तो उसका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो क्या बनता है, पार्टनरशिप डीड बनती है। आप कंपनी हो तो क्या होता है, आपके पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। और लास्ट में अगर आप कंपनी हो ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन। व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन भाइयों बहनों, व्हाट इज बोर्ड रेजोल्यूशन। तो बोला गया जब भी देखिए कोई भी कंपनी डिसीजन लेती है, कंपनी का एक डायरेक्टर इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन नहीं ले, म्यूचुअल कंसेंट अमंग द डायरेक्टर्स होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो अगर कंपनी को जीएसटी चाहिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, वो बोर्ड रेजोल्यूशन क्या करेगा, पास करेगा। क्लियर है, तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। क्लियर है बात, समझ में आ गया। देखिए अब दो केसेस हैं छोटे छोटे। आपने एक जब पहली बार इनिशियल रजिस्ट्रेशन कराया था तो आपको कुछ नहीं चेंज करना था, बट अब आपको कुछ चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, आपको बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना है, तो उसे क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट। क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जब भी आपको अपने रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना है, अब वो कोर फील्ड हो सकती है या वो नॉन कोर फीड हो सकती है। कोर मतलब इंपॉर्टेंस की फीड हो सकती है, प्राइमरी है वो चीज़ें, और एक है नॉन प्राइमरी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो वेदर इन कोड फीड और नॉट कोर फीड, तो उस केस में क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब जो आपने प्रायर रजिस्ट्रेशन लिया था उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसे क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये अमेंडमेंट दो ही फील्ड में हो सकते हैं, एक कोर फील्ड होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन कोर फील्ड। क्लियर है बात। और कभी भी कर सकते हो लाइफ टाइम में, आपको कभी भी ज़रूरत है, आपको कोई भी चेंजेस करने हैं अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, वेदर आप अपना ब्रांचेस चेंज करना चाहते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हो, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, बैंक अकाउंट नंबर चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो। तो अब इसमें इसको कैटेगराइजेशन किया गया है ये सारी चीज़ों को बिटवीन कोर और नॉन कोर फील्ड।